लड़ाइयों में हार जीत सिर्फ हथियार से नहीं होती, कई बार वजूद पर मंडराता खतरा भी इतिहास बदल देता है। पतंगे भी जोश भरी फड़फड़ाहट की शमा बुझा देती है। मुल्क कोई हो, हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन जोश अगर जिंदा हो तो किसी भी कौम से जीत का तराना कोई नहीं छीन सकता। यही जोश सांसों की गारंटी बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और कचहरी के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कचहरी की पहली पेशी जो हम करेंगे उसमें आपको ईरान की परमाणु कसम की याद दिलाएंगे। ईरान ने कहा था कि वो न्यूक्लियर बम बनाने के पक्ष में नहीं, लेकिन अगर ईरान के नेता कह रहे कि हम 14 दिन में एटम बम बना सकते हैं, तो सवाल कि ईरान ने इस वक्त न्यूक्लियर फाइल क्यों खोली? क्या एक बार फिर अमेरिकी बॉम्बर्स उड़ान भरेंगे? आज ये खबर हम आपको दिखाएंगे पहली पेशी में। दूसरी पेशी में आज आपको ईरान के उन ड्रोन्स की तस्वीरें दिखाएंगे जो फिदाइन बनकर अमेरिकी वॉरशिप को अपने रडार पर ले चुके। ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया जिसमें ड्रोन्स अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट करते दिखाई पड़े। क्या प्रोपेगेंडा वीडियो के आगे महायुद्ध की तस्वीरें नजर आएंगी? क्या ईरान की मदद के लिए मुल्क इकट्ठा हो जाएंगे? ये आपको समझाएंगे। तीसरी जो खबर है वो है, अब तक पाकिस्तान में इमरान खान का मुद्दा मुनीर के लिए मुसीबत बन रहा था, लेकिन अब गाजा पीस डील पर गदर थमने का नाम ही ले रहा। मुनीर और शहबाज को इस बार किसने चैलेंज किया? कौन कह रहा कि मुनीर और शहबाज दोनों मिलकर फिलिस्तीनियों के सिर का सौदा कर चुके? आपको जरूर दिखाएंगे ये भी कहानी। इसके अलावा आज आपको उस मदर ऑफ डील के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया को बता दिया कि अब भारत को साथ लेकर चलोगे तो ही काम बनेगा। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत और यूरोपियन यूनियन की मेगा डील हुई। उस डील से आपका क्या फायदा होगा? वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा? ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ईरान का न्यूक्लियर नक्शा दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईरान के नेवी कमांडर का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। ईरानी नेवी की तरफ से कहा गया कि इस वक्त ईरान की 100 से ज्यादा बोट्स उन जहाजों को सिक्योरिटी कवर दे रही हैं जो देश की लाइफलाइन है, यानी ईरान के तेल को दुनिया के दूसरे मुल्कों तक ले जा रही है। लेकिन सवाल है कि ईरान नेवी की इस तरह की बयानबाजी क्यों आई? क्यों कहना पड़ा कि बोट्स तैयार है? असल में ये सारी बातें इसलिए हो रही क्योंकि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। कभी कहा जाता है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है, कभी कहा जाता है कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ किया वो ईरान भी ट्रंप के साथ कर सकता है। वैसे जब तक ट्रंप का कमेंट आता तब तक ईरान ने एक बार फिर अपनी न्यूक्लियर फाइल को दुनिया के सामने पेश कर दिया। अब सवाल है कि क्या ईरान एक बार फिर अंडरग्राउंड ठिकानों में एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा? क्या ईरान एटम बम बनाने के नजदीक आ चुका? पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने वाली इस खबर पर आज कचहरी में पहली पेशी करते हैं। क्या ईरान परमाणु बम बना रहा है? क्या 2 हफ्ते में एटम बम बना लेगा ईरान? क्या दुनिया में एटमी युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है? जब तक इन सवालों का जवाब मिलता तब तक अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए ईरान ने युद्ध का ट्रेलर जारी कर दिया। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को ड्रोन कैमरे से दिखाया। ट्रंप को यह बताया कि उनका वॉरशिप हमारे रडार पर है, इसलिए अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए सब बर्बाद कर देगा। और फिर वीडियो के दूसरे हिस्से में बर्बादी भी दिखाई। लेकिन क्या यह बर्बादी न्यूक्लियर वॉर का रास्ता खोल सकती है? क्या ईरान न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है? Obviously, we can build atomic weapon. जाहिर तौर पर हम न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। मुझे लगता है 2-3 हफ्ते से कम वक्त में बन जाएगा। हम इकलौते ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम इसे बना नहीं रहे हैं। ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग में हमने सिर्फ अपनी क्षमता का 25% ही इस्तेमाल किया था, जबकि 75% हथियार पूरी तरह सुरक्षित है।
हम अपनी क्षमता को पहले से ज्यादा तेजी से विकसित कर रहे हैं। मैं अमेरिकी जनरलों से, खासतौर पर व्हाइट हाउस में बैठे उस नाजी समर्थक से कहूंगा कि लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्शन फिल्में देख रहे हैं। जहां तक ईरान की बात है तो ये कोई फिल्म नहीं है, वो चौंक जाएंगे। Action movies. This is not a movie when it comes to Iran. He will be surprised. कोई कहता है कि अगर ट्रंप ने हमला किया तो अमेरिका का वजूद मिट जाएगा, तो कोई ये कह रहा है कि ट्रंप एक्शन मूवी देख रहे हैं। और तो और जनवरी की शुरुआत में इस तरह के बयान सामने आए जिसमें ट्रंप के खिलाफ ऑपरेशन मादुरो करने की बात हुई। क्या ईरान ट्रंप को किडनैप कर सकता है? क्या ईरान मादुरो पार्ट 2 कर सकता है? जहां तक ट्रंप का सवाल है, अगर मुमकिन हुआ जो उन्होंने मादुरो के साथ किया, हमें वही सब ट्रंप के साथ करना चाहिए। ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उन्हें अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो अभी हो या फिर उनका टर्म पूरा होने के बाद। सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जो हाल निर्मोद या फिर फैरो का हुआ था, उसी तरह ट्रंप को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। मैं वाकई चाहता हूं कि ट्रंप को पकड़ लिया जाए, क्योंकि इस तरह के लोग जो सत्ता में हैं, घमंडी हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो अनाप शनाप कहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर वो ट्रंप को पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार करते हैं, अदालत में ले जाते हैं, तो वो जरूर चिल्लाएंगे। ट्रंप को लेकर एग्रेसिव बयान और पोस्टरिंग ये दिखाता है कि ईरान की टॉप लीडरशिप की टेबल पर वॉर का ब्लूप्रिंट रख दिया गया है। लेकिन सवाल है, क्या बात एटमी युद्ध तक आएगी? ट्रंप ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर दुनिया को बता चुके हैं कि उनका हमला कामयाब रहा था। अब ईरान एटम बम की बात नहीं करता। In another great victory for the ultimate goal of peace in June, we obliterated Iran's nuclear enrichment capacity with operation, we call it Operation Midnight Hammer. It was midnight, it was dark, no moon, and every single one of those bombs from the B-2 bombers hit the air shafts and went deep into the earth and totally obliterated everything that they were doing. They were 2 months away from having a nuclear weapon. Can't let that happen. And Iran does want to talk, and we'll talk. दरअसल ट्रंप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि वो ईरान को एटम बम से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दरअसल कई एजेंसीज और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA कह चुका है कि ईरान के पास अब इतना संवर्धित यूरेनियम है कि अगर वो चाहे तो उससे कई परमाणु बम बना सकता है। तकनीकी तौर पर यूरेनियम का 60% से 90% संवर्धन यानी एटमी हथियार तक पहुंचना बहुत आसान और कम वक्त का काम है। यही बात दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने NDTV से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान कही। A couple of months back on Iranian nuclear reactors. Do you believe that those strikes have resulted in the end of the Iranian nuclear program? No. I think, of course, this month of June, actually, there were a number of hits on Iranian nuclear facilities, not reactors particular, but important facilities connected with the enrichment program, for example, and other important technologies that were hosted there took place. And of course, after that, the IAEA has been trying to regain access to these facilities, because what has to be retained is that despite, of course, the fact that these facilities have been severely stricken and damaged, there is still some nuclear material in these places. The stockpile of highly enriched uranium at 60%, so quite close to military level. यानी ईरान के पास एटम बम का मसाला मौजूद है। वो चाहे तो एटम बम बना सकता है। क्या पता दुनिया की नजरों से छिपकर बना भी लिया हो।
शायद यही वजह है कि ईरान की सेना से लेकर उसके नेता तक अमेरिका को जंग की धमकियां दे रही हैं। और अब तो हिजबुल्लाह भी कह रहा है ईरान के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा है। जब ट्रंप का या कोई और ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की बात करता है तो इसका मतलब है कि वो लाखों करोड़ों लोगों को धमकी दे रहा है, क्योंकि वो उनके नेता को धमका रहा है। और इस पर हम खामोश नहीं बैठ सकते। ये हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है कि इस खतरे का मुकाबला करें। हम इस खतरे का सामना करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये वही हिजबुल्लाह है जिससे लेकर इस्राइल युद्ध के मोड में था। अब भी लगातार हमले हो रहे हैं और अब जब हिजबुल्लाह ने खुलकर ईरान का सपोर्ट करने का फैसला किया तो इजराइल को सामने आते देर नहीं लगी। ईरान और उसके साथियों को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। लेकिन सवाल तो अमेरिका का है, क्या अमेरिका इंतजार करेगा या फिर ईरान पर हमला कर महायुद्ध की शुरुआत? बाईस जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने कहा था कि ईरान को लेकर वो सीरियस हैं। ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा वॉरशिप तैयार है, ऐसा वॉरशिप जिसमें टनों टन बारूद है, फाइटर प्लेन है, डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, यानी एक पूरे देश को, पूरे दूसरे देश को तबाह करने वाला जंगी बेड़। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि जैसे ही अमेरिका युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की ईरान को लेकर तैनाती हुई, उसी दौरान ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से धमकियों का सिलसिला शुरू। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास वक्त है, अभी भी मान जाए, वरना हमारे पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो इस युद्धपोत को डुबो सकती हैं। और टाइमिंग देखिए, जैसे ही बयान जारी हुआ उसके बाद ईरानी मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स की तस्वीरें दुनिया भर में सुर्खियां बनने लगी। ईरान के सरकारी मीडिया में वीडियो फ्लोट किए जाने लगे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर ईरान पर बोले, कहा कि ईरान को लेकर सिचुएशन लगातार बदल रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रेशर है जिसकी वजह से ईरान डील की टेबल पर लौट रहा है। लेकिन यह भी मुमकिन है कि ईरान पर हमला करना पड़े, यह ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस बार ईरान के खिलाफ वेनेजुएला में ज्यादा बड़ी जंग की बेड़ा भेजा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान कहता है कि न ट्रंप रहेंगे न अमेरिका। आर पार वाली धमकियों की सबसे नई किश्त जो है वो अब आपके सामने कचहरी में हम पेश करते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध लोड हो चुका है। ईरानी ड्रोन्स की रडार में है अमेरिकी वॉरशिप। क्या एक बार फिर बंकर में चले गए खामेनेई? ईरान से नई धमकी आई, ट्रंप आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। करीब 4 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर जंग का ऐलान किया था तो उसे चारों तरफ से घेरा था और वॉर एक्सरसाइज की थी। यही काम अब ईरान के साथ अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ईरान को घेर चुका है और वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और इसकी तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स वॉर ड्रिल शुरू कर दी है और यह मैसेजिंग है कि अब अमेरिका किसी की नहीं सुनने वाला। ईरान उसके टारगेट पर आ चुका है। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि इस वक्त ईरान में पूरी तरह युद्ध का माहौल बन चुका है। ईरान का सरकारी मीडिया हो या फिर उसका सपोर्ट करने वाले ग्रुप, वो लगातार अमेरिकी वॉरशिप वर्सेस ईरानी मिसाइल वाले एआई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिनमें जनता को दिखाया जा रहा है कि ईरान की फतह मिसाइल के सामने अमेरिका का डिफेंस सिस्टम टिक नहीं पाएगा। मिसाइल आएगी, सब खत्म कर देगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के किसी भी छोटे हमले को भी हम ऑल आउट वॉर मानेंगे।
हमारे पास असाधारण रक्षा की क्षमता है। हम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार हैं। ये हमारा फर्ज है कि हम ईरान के गौरव, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत करें। हमने पहले भी दिखाया है कि किसी भी आक्रमण या खतरे के खिलाफ हम अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। बात सिर्फ ईरानी मिसाइल की नहीं, ईरानी ड्रोन्स को भी उसी अंदाज में दिखाया जा रहा है। ईरान का सरकारी मीडिया वीडियो में दिखाता है कि कैसे ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन के हमले के बाद अमेरिकी युद्धपोत 2 टुकड़ों में बंट जाता है। लेकिन इन सारे वॉर मशीनरी वाले वीडियो के बीच ईरान की तरफ से नई धमकी आई। अब ईरानी सांसद ने कहा, अगर ट्रंप नहीं माने तो फिर ट्रंप अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे, यानी अमेरिका को खत्म करने की धमकी। अगर टकराव हुआ तो जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं वो तबाह कर दिए जाएंगे, और अगर अमेरिका अपनी हार के बाद इलाके से बाहर निकलता है तो फिर ये अमेरिका का अंत होगा। जी हाँ, अमेरिका का अंत। मुझे लगता है कि मार्क रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ऐसी भूल नहीं करेंगे। ईरान 12 दिन की जंग का बदला लेने के लिए तैयार है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर ट्रंप ने टकराव मोल लिया तो फिर वो अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे। ये धमकी ऐसे वक्त आई है जब रिपोर्ट्स हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ स्ट्राइक कैरियर ग्रुप, यानी पूरा बारूदी बेड़ा जिसमें हमला करने वाले शिप्स, सबमरीन, अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स शामिल हैं। इसलिए ईरान हर तरीके से अमेरिका को चेता रहा है। उसने अब तेहरान में अमेरिकी वॉरशिप का एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया। खामेनेई प्रशासन ने जो पोस्टर लगाया उसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट दिख रहा है जिस पर लाशें हैं और खून फैला हुआ है। कैरियर के डेक पर लड़ाकू विमान जलते और फटते हुए नजर आ रहे हैं। डेक पर शव बिखरे पड़े हैं और खून की लकीरें बहकर समंदर में गिर रही हैं। ये लकीरें अमेरिकी झंडे की लाल और सफेद धारियों जैसी आकृति बना रही हैं। इसके साथ ही एक कोने में बड़ा बड़ा लिखा है, इफ यू सॉ द विंड यू शैल रीप द व्हर्लविंड, यानी अगर तुम हवा बोओगे तो तुम बवंडर काटोगे। मैसेज अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं में है। مسیر غلطی رو انتخاب کردی و داری پیش میری. قطعاً حرفای زیادی میزنه. مطمئن باشه که جوابش ما در میدان میدیم. برای فرار از خواست دیگرانی که میخوان بهش تحمیل کنن میتونه جملات قشنگتری به کار بگیره. रिपोर्ट्स है कि इस वक्त ईरान अमेरिकी हमले के जवाब में ऑल आउट अटैक की तैयारी कर रहा है और अब मिसाइलों की गिनती तक शुरू। कहा जा रहा है कि ईरान के पास अभी 1500 से 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अलग अलग रेंज की हैं, लेकिन बात लॉन्चर्स को लेकर अटकती है क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स है कि मिसाइल लॉन्चर अमेरिका की जद में। अब अगर ईरान पर एक भी मिसाइल चली या फिर यूएस वॉरशिप का हमला हुआ तो ऑल आउट वॉर का बटन ऑन हो जाएगा और ये इतनी तबाही मचाएगा जिसका तसव्वुर किसी ने नहीं किया होगा। वैसे सोचा तो चीन के उस जनरल ने भी नहीं था कि उसके साथ उन्हीं का दोस्त, उन्हीं के बचपन का साथी बड़ा खेल कर देगा। चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग और उनके जनरल दोस्त की कहानी इस वक्त सुर्खियों में है। वो जनरल जिसने चीन के प्रेसिडेंट का पारिवारिक रिश्ता रहा, वो भी दशकों पुराना। जिनपिंग और जनरल झांग उन नेताओं के बेटे हैं जिन्होंने चीनी क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब बीजिंग की सियासत में ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। रातों रात एक फैसला होता है और यह पता चलता है कि जिनपिंग ने चीन में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले जनरल झांग को हटा दिया है, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी है। जनरल इस वक्त कहां है किसी को खबर नहीं, क्योंकि चीन से खबर आती भी कहां है। वो तो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसके बाद यह पता चला कि चीन के मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन के खिलाफ एक्शन हुआ है। अब सवाल ऐसा हुआ क्या? जिनपिंग और जनरल की अदावत का नया चैप्टर जो है वो आपके सामने हम कचहरी में पेश करते हैं। क्या चीन में जिनपिंग से गद्दारी हुई?
क्या फौजी जनरल ने बड़ी साजिश रची? क्या जिनपिंग के तख्ता पलट का प्लान था? जिनपिंग ने अपने भरोसेमंद को पद से हटाया? आपको इन सवालों का जवाब दें उससे पहले एक शब्द पर गौर करिए। अंग्रेजी का शब्द है पर्ज, मगर चीन की सियासत में बीजिंग की गलियों में फिलहाल यह शब्द ट्रेंड कर रहा है। पर्ज का मतलब होता है शुद्धिकरण या फिर बाहर निकालकर फेंक देना। सवाल है, चीन की सियासत से इस शब्द का क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि जिनपिंग को अब अपनी परछाई तक पर भरोसा नहीं रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के सबसे बड़े रैंक वाले जनरल को भी जांच के दायरे में रख दिया है। उन पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाकर पद से हटाए जाने की खबरें हैं। जनरल झांग युक्सिया चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद नंबर 2 पर आते थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल झांग युक्सिया पर भ्रष्टाचार से लेकर संवेदनशील परमाणु हथियारों के डेटा को अमेरिका में लीक करने तक के आरोप हैं। नई लहर शुरू की गई है। केंद्रीय सैन्य आयोग की झांग युक्सिया और सेना के संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रमुख जनरल लियू जेनली की भी जांच चल रही है। चीन की तरफ से अभी तक जनरल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई क्लियर स्टेटमेंट या वर्जन सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट जबरदस्त वायरल है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे जिनपिंग के ही बनाए गए केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में धीरे धीरे सारे सैन्य अधिकारी पद से हटाए जाते रहे। 7 मेंबर वाले आयोग में जिनपिंग को मिलाकर अब सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं। उपाध्यक्ष नंबर 2 ही विदेंग को भ्रष्टाचार के आरोप में अक्टूबर 2025 में हटाया गया। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ली शांगफू को करप्शन के इल्जाम में 2023 में हटाया गया। संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रमुख लियो झेनली के उल्लंघनों के लिए जांच चल रही है। राजनीतिक कार्य विभाग के डायरेक्टर मियाओ हुआ को करप्शन के आरोप में 2025 में हटाया गया। सवाल है, क्या जिनपिंग ने वक्त रहते कार्रवाई की या फिर चीन में कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा? चाइना के अंदर तख्ता पलट इतना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन हो या पॉलिट ब्यूरो हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो, इन सब के ऊपर दबदबा शी जिनपिंग का है। अगर पिछले 3 महीने को ही देखा जाए तो उसमें शी जिनपिंग ने अब तक अपने 11 जनरल्स को हटा दिया है। जब भी कभी तख्ता पलट होगा तो वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से होगा। अब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 9 मेंबर होते हैं। वर्तमान में शी जिनपिंग का डर इतना है कि उन्होंने 9 में से 7 को हटा दिया है। अब केवल 2 मेंबर रह गए हैं। लिहाजा इसको एक नॉर्मल घटना की तरह से भी नहीं देखा जा सकता। दरअसल चीन से खबर का सामने आना मतलब भूस के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां सिर्फ वही रिपोर्ट्स बाहर आती हैं जिन्हें सरकार की मंजूरी होती है। लेकिन 2 दिन पहले अमेरिकी अखबार ने जनरल और जिनपिंग की अदावत की खबर छापी। दावा किया गया कि जिनपिंग ने अपने करीबी को इसलिए साइडलाइन कर दिया क्योंकि वो देश से गद्दारी कर रहे थे, न्यूक्लियर सीक्रेट्स का सौदा हो रहा था और बदले में प्रमोशन की बातें थी। लेकिन चीन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स कुछ और दावे कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जनरल और जिनपिंग के बीच गुटबाजी शुरू हो गई थी। दोनों के अपने अपने मोर्चे तैयार थे। इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स जेनिफर जेंग रिपोर्ट्स नाम के अकाउंट हैंडल से दावे किए गए कि सत्ता हथियाने को लेकर साजिश रची गई। बीजिंग के जिंगशी होटल में गोलीबारी तक के दावे हुए। कुछ लोगों की मौत का दावा हुआ। कहा गया कि जिनपिंग को तख्ता पलट की भनक लग गई थी, इसलिए काउंटर एक्शन प्लान तैयार हुआ और जनरल के खिलाफ एक्शन हुआ। बाकी रही न्यूक्लियर सीक्रेट्स वाली बात, तो ये कवर अप के तौर पर दिखाई गई। को हटा दिया है। ज़ैंग युक्सिया कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि वो बड़े इन्फ्लुएंस वाले शी जिनपिंग के बहुत करीब, और शी जिनपिंग के पिताजी और उनके पिताजी भी एक दूसरे के करीब थे। उनको हटाया जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। और इतना ही नहीं, वो पॉलिट ब्यूरो को भी एक सदस्य थे।
उसके हटाने का मतलब ये है, हटाया तो उनको डिसिप्लिन के नाम पे है कि उन्होंने न्यूक्लियर कुछ जानकारी अमेरिका को लीक कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको शक होने लगा था कि ये मेरे लिए एक राइवल बन सकते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि 2023 के बाद से ही चीन में 50 से ज्यादा सैन्य अफसरों और रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को कथित तौर पर हटा दिया गया या फिर जांच के दायरे में रखा गया। अब इन इल्जामों का सच क्या है, चीन में क्या हुआ, ये शायद ही कभी बाहर आए। लेकिन इतना जरूर है कि जिनपिंग ने पर्जिंग यानी शुद्धिकरण वाला सिस्टम जारी रखा हुआ है और कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन ने अपने प्रतिद्वंदियों के तौर पर दिखने वाले जनरल को पर्जिंग के नाम पर हटा लिया, उन्हीं का तख्ता पलट कर दिया। बीते 18 साल से चल रही लंबी बातचीत, कई दौर की कूटनीतिक रणनीति और आखिरकार वो पल आ गया जब 27 जनवरी को 27 देशों के साथ भारत ने मदर ऑफ ऑल डील पर हस्ताक्षर कर दिए। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील का इंतजार भारत समेत पूरे यूरोप को था। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि दो बड़े आर्थिक ब्लॉक्स के बीच है, जिससे व्यापार, निवेश और अवसरों के नए दरवाजे खुले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि इस डील से आपको कितना फायदा होगा। ये डील आपकी जेब पर क्या असर डालेगी, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर सबसे ज्यादा फायदा होगा। आज के चेहरे में आपके लिए भारत और ईयू के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील की पूरी एबीसीडी हम आपके सामने रख देते हैं। भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। We did it. We delivered the mother of all deals. करीब 2 दशक का लंबा इंतजार, लंबी बातचीत, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ता और आखिरकार भारत और यूरोपीय यूनियन ने कर दिया है वो ऐतिहासिक समझौता जिसे पूरी दुनिया कह रही है मदर ऑफ ऑल डील्स। भारत और यूरोप के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता पूरी दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। यह समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। जरा सोचिए, ये डील ऐसे वक्त हुई है जब पूरी दुनिया युद्ध के हाहाकार में डूबी है। रशिया और यूक्रेन के बीच 4 साल से जंग जारी है। ईरान और अमेरिका की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। तो वहीं ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर भी अपना एक्शन प्लान तैयार करने में जुटे हैं और लगभग ऐलान कर चुके हैं कि अगर ग्रीनलैंड उन्हें नहीं मिला तो यूरोप अपनी खैर करे। सोचिए, ऐसे वक्त जब 27 देशों वाला यूरोप और अकेला भारत एक साथ एक मंच पर एक मसौदे के लिए खड़े हुए, तो आप हिंदुस्तान के आर्थिक प्लान का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। माना जा रहा है कि ये भारत और ईयू के बीच महज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि यहां से हिंदुस्तान और पीएम मोदी के गेम चेंजर प्लान का आगाज हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। पीएम मोदी ने यूरोपीय यूनियन के साथ हुए समझौते को रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया।
फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर ने कहा कि आखिरकार हमने कर दिखाया। इस मदर ऑफ ऑल डील से दोनों विराट देशों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers. इस मौके पर भारत और ईयू के बीच अलग से 5 साल का एजेंडा भी लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने इस एजेंडे के फायदे भी बताए। आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में यह एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये डील इतनी अहम क्यों है, क्योंकि अब ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की धुरी भी तेजी से बदल रही है और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। ऐसे में साफ है कि बदलते वैश्विक कॉरिडोर में भारत और पूरे यूरोप के रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं, बल्कि एक मजबूत साझेदारी की नई इबारत दिख रहे हैं। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझा देते हैं कि सीधे सीधे भारत और यूरोप को फायदा क्या होने वाला। सबसे बड़ा फायदा यही, कपड़े और जूते लेदर प्रोडक्ट पर 10% ड्यूटी लगती है, वो हट जाएगी। यूरोप की प्रीमियम कार कंपनी जो है उनकी भारत में बिक्री जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी, ये सबसे बड़ा फायदा है। फ्रांस, जर्मनी जैसे ईयू के जो देश हैं वो भारत में डिफेंस फैक्ट्रियां आसानी से लगा सकते हैं। अब इनकी कार पर 110% टैक्स जो भी लगता है, आगे इन कारों पर ये कहा जा रहा है कि 10% टैक्स लगेगा, यानी हमें बहुत सस्ती कारें मिल जाएंगी। भारतीय हथियार कंपनियों को ईयू के डिफेंस फंड तक पहुंच मिल सकती है। इसके अलावा यूरोप की आईटी, इंजीनियरिंग और टेलीकॉम के अलावा बिजनेस कंपनियों को भारत में ज्यादा काम मिल सकता है, ये उनका फायदा होगा, हमारा भी। फार्मा केमिकल सेक्टर में भारतीय बिजनेस हर साल 20 से 30% तक बढ़ जाएगा। भारत में यूरोपीय यूनियन देशों की शराब और वाइन जो है वो और ज्यादा सस्ती मिल रही है। तो ये नफे नुकसान जो है कुल मिलाकर हमें और यूरोप को होने वाले। और इन नफे नुकसान के साथ ही आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। कल रात फिर मिलते हैं 10 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।